वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2023 की, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए 2022 में यहाँ पर 2 ही शिफ्टों में पेपर हुआ था, एक 28 में और एक 29 दिसंबर में। बाकी सारे पेपर अभी आपके रिसेंट जनवरी और फरवरी 2023 में ही हुए थे। तो वही सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की क्लास में हम 1 फरवरी 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको अच्छे से कवर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटिशन की फॉर्म में अपने एग्जाम में लेटेस्ट वाले में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ कवर किए हैं ताकि आपको जब पेपर आए तो कोई वहाँ पर डाउट ना हो। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश 6, 7, 8 के, तो आप मेरी मेल आईडी है shilpi ch511@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स के रिगार्डिंग मेल कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रीवियस ईयर 2021-22 और साथ में जो लेटेस्ट वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और फ्यूचर में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट सीरीज आएंगी, जैसे मैराथन में हम शॉर्ट समरी देखेंगे, उसकी पीडीएफ हो गई, या जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। लास्ट टाइम में की पॉइंट्स हो गए, बच्चों के पास टाइम नहीं होता वीडियो देखने का, तो आप नोट्स के थ्रू भी जो शॉर्ट पीडीएफ्स आएंगी वो भी मैं आपको भेज दूंगी। तो आप 120 में ये जो नोट्स हैं प्रीवियस ईयर हैं और आगे जो भी चीज़ होगी उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका 1 फरवरी में बना था। अ टॉय कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए खिलौना जो कार है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। एंड कम टू रेस्ट आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट पश्चात जो है वो विराम अवस्था में आ जाती है। हाउ फार हैज़ इट ट्रेवल्ड, तो कितनी दूरी उसने तय की है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर अपने आप को मान लेती हूँ टॉय कार की जगह। मैं 1 सेकेंड में कितना कवर कर रही हूँ, मैं 1 सेकेंड में 6 सेंटीमीटर जो है वो कवर कर रही हूँ। और मैंने कितना चला, मैंने 1 मिनट वहाँ पर चला और 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 सेकेंड। और मैं 1 सेकेंड में 6 सेंटीमीटर जा रही हूँ, तो 60 सेकेंड में कितना जाऊँगी, 60 × 6, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में टॉय कार ने कितना डिस्टेंस, यहाँ पर कितनी दूरी कवर की थी, 360 सेंटीमीटर। मीटर पर ध्यान रखना था, जो यूनिट यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, उसी में हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2021-22 से ही उठाकर वहाँ पर बहुत लेंदी करके आए थे ये क्वेश्चन, और उसमें शॉर्ट फॉर्म बनाकर ये क्वेश्चन 2023 में बना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। The volume of a small ball is calculated to be 25 centimeter cube and its weight is 30 gram in air. विल देयर बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर। एक छोटी गेंद जिसका आयतन हमको दिया है, ठीक है, और वायु में उसका जो भार है वो भी हमको दिया है। तो गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे घनत्व, जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो। और डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो भार, जो द्रव्यमान है, और बटे में क्या आता है, नीचे क्या आता है आपका आयतन, जो वॉल्यूम होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके थ्रू हम डेंसिटी निकालेंगे। और पानी की डेंसिटी अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है हम पानी की डेंसिटी कितनी मानेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्या, पानी की डेंसिटी। पानी की डेंसिटी कितनी मानी जाती है, अब आप याद भी रखेंगे, 1 जो है वो पानी की डेंसिटी है। तो अब अगर मैं इस स्मॉल बॉल की डेंसिटी निकालूं, इसकी घनत्व निकालूं छोटी गेंद का, तो वो होगा मास। और मास मुझे क्वेश्चन में दे दिया है, इसका जो वेट है, इसका जो द्रव्यमान है वो है 30 ग्राम। तो ऊपर रखूंगी मैं 30 और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, जो क्वेश्चन में दिया है 25। इनको अगर मैं कट करूंगी, 5 5 या 25, 5 6 30, और इसको टेबल में 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर हमें 1.2। अब देखिए ऊपर क्या है मास, तो यूनिट में कैसे आएगा, देखिए 1.2 ग्राम, और नीचे क्या था सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरी डेंसिटी निकल कर आ गई किसकी, स्मॉल बॉल की। स्मॉल बॉल का घनत्व 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मुझे यहाँ पर देखने को मिला। अब अगर जब मैं इसकी डेंसिटी को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसकी जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 1.2 है और वाटर की डेंसिटी है 1। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी
वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पानी क्या है, हल्का है, और जो बॉल फेंकी गई है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व भारी है। तो सीधी सी बात है, जब वो ज़्यादा भारी है पानी से, तो सीधी सी बात है वो पानी में क्या करेगी, वो पानी में सिंक करेगी, वो डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये पानी में तभी तैरती जब इसकी डेंसिटी 1 से कम होती, मतलब 0.8 इतनी, अगर 0.76 0.85 अगर कुछ इस तरह की डेंसिटी अगर स्मॉल बॉल की होती जो कि हमारी वाटर की डेंसिटी से कम होती, तो उस केस में जो बॉल है वो पानी में तैरती, फ्लोट करती। लेकिन जब बॉल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ फिलामेंट इन अ बल्ब मेक इट ग्लो। बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। करंट है, जो विद्युत है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो जब करंट रुकेगा और बहुत सारा करंट एक जगह आ जाएगा, मतलब करंट रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हीट जो है वो बढ़ जाएगी। तो यही करंट का क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। जो करंट रुकता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से जो बल्ब होता है वो क्या करने लगता है, वो ग्लो करने लगता है, वो जल उठता है। अब जब बल्ब जल उठा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर वायर में यूज़ हुआ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो भी हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये वायर 100 डिग्री पर पिघलता है, तो यहाँ पर अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि करंट रुक रहा है, हीट वहाँ पर बढ़ रही है, जिससे क्या होगा, पिघलने की जो है उसकी वायर की क्षमता जो है वो वहाँ पर कम होगी, वो पिघलने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ 100 की जगह 300-400 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब अगर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो वहाँ पर पिघले ना। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इस केस में ही हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा, जब उसमें फिलामेंट जो तंतु यूज़ हो रहा है, टंगस्टन का जो उसमें यूज़ होता है, इस तरह से आपने देखा होगा लगा हुआ होता है, वो टंगस्टन होता है। तो उसकी जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है वो उच्च प्रतिरोध होता है, वो करंट को रोकता है, जिससे जो हीट प्रोड्यूस होती है और बल्ब जो है ग्लो करता है। और उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एट हाई एल्टीट्यूड प्रीवियस ईयर से। इस वाली शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठा कर दिए गए हैं, 21-22 से। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर देखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो वहाँ पर घट जाता है। जैसे अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे हूँ और यहाँ पर पानी, हमको पता है हमारे यहाँ पर पानी 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब वो भाप बनना शुरू हो जाता है 100 डिग्री पर। लेकिन अगर मैं पहाड़ों पर जाऊँगी, जितना ऊपर जाऊँगी, सपोज माउंट एवरेस्ट में चली गई, तो वहाँ पर जो पानी है वो 70 से 72 या 75 डिग्री पर क्या करेगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, पहले जो 100 डिग्री था वो घटकर कितना हो गया, 70-75 हो गया। तो ऊपर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाने पर जो जल का क्वथनांक है वो वहाँ पर घट जाता है। जो पहले यहाँ नीचे ज़मीन पर 100 था, वो घटकर 70 वहाँ पर हो गया। दिस इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल ऊंचाइयों पर जो वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर की परतें होती हैं, जो नीचे की तरफ पर्टिकुलर एरिया में क्या लगाती हैं, प्रेशर जो है वहाँ पर लगा रही होती है, दाब वहाँ पर लगा रही होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये जो लेयर हैं वो कम होती चली जाती हैं, और प्रेशर भी जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाता है, उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं, और वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, बहुत ईजी क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये हमको बताना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम। बिल्कुल, जो ध्वनि है वो सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो जो भी मीडियम, जो भी माध्यम दिया होगा, उस माध्यम में जो साउंड है वो ट्रैवल जो है वहाँ पर कर जाएगी। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनमें सबसे तेज़ी से गमन करती है, सबसे तेज़ी से जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो जो वेव है बहुत आसानी से, बड़ी तेज़ी से आगे जो है वो कंपन करती हुई, वाइब्रेशन से, जो मीडियम के अंदर पार्टिकल होते हैं,
वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं। उन्हीं की वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, ध्वनि जो है वहाँ पर रिफ़र उसको हम करते हैं। तो ए तो हमारा सही है, ए सही है, तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। साउंड इज प्रोड्यूस बाय सेलेक्टिंग फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए मीडियम में जितने भी पार्टिकल हैं वो कंपन करेंगे, हम कोई सेलेक्ट नहीं करते कि इतने ही पार्टिकल वहाँ पर वाइब्रेशन करेंगे। तो बी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गलत है। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है, नहीं, कुछ कंपन करती विशिष्ट नहीं, जितने भी मीडियम है वहाँ से जो है वो सारे पार्टिकल क्या करेंगे, जितने ऊपर जैसे जैसे टकराते जाएंगे वो वाइब्रेशन जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती जाएगी। तो ये यहाँ पर करेक्ट जो है बी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। और जब बी करेक्ट नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन बी और ये सारे ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो गए, बाहर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होता है, कंपन में जितना उच्च आयाम होता है, साउंड उतनी ही लाउडर होती है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ये हमने पढ़ा भी है। एम्पलीट्यूड का जो लाउडनेस है उसके साथ रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है, जितना ज़्यादा आयाम, जितनी ऊंचाई और नीचाई तक ध्वनि जाएगी, उतनी ही जो है साउंड की जो ध्वनि है उसकी प्रबलता होती है। तो ये बात तो यहाँ पर सही होगी। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशन में, कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है, साउंड उतनी ही श्रिलर, या फिर हम ये कहेंगे उसकी जो पिच होती है, जो उसका तारत्व होता है, वो उतना ही हाई होता है। पिच क्या है, आवाज़ का बारीकपन, श्रिलनेस जो है वो उसकी पिच होती है। और वो रिलेशन उसका किससे होता है, फ्रिक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ए सी और डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन 3 हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बहुत इजी क्वेश्चन। इस शिफ्ट में क्वेश्चन इजी ही बने थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज। एक वास्तविक और एक आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये हमको बताना है। और ये तो पॉइंट मैंने 1000 बार आपको बताया है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे ही होती है। उसको हम किसी स्क्रीन पर, पेपर पर या किसी प्रोजेक्टर पर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है, आप उसको किसी स्क्रीन पर, किसी पेपर पर क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर नहीं ली जा सकती, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ऑप्शन 3 हुआ यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, यहाँ पर हमें इन तीनों को ए बी सी जो दिए हैं इनको पहचानना है, इनको आइडेंटिफाई जो है यहाँ पर करना है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट यूनिट फोर्स और ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें डाउट हो रहा है तो अभी के लिए हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए हम अपने आंसर पर कैसे पहुँचेंगे। 3 ऑप्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है और एक में दिया है प्रेशर। अब देखिए ये प्रेशर की बात तो यहाँ पर नहीं कर रहा है, प्रेशर तो हमें बी में दिख रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। किसी सतह पर इकाई क्षेत्र पर लगाया गया जो बल होता है, किसी सतह पर उसके इकाई क्षेत्र पर जब हम कोई परपेंडिकुलर बल, लंबवत बल लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेशर होता है। तो बी हमारा प्रेशर होगा, ना कि ए। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि या तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है या ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। तो इस तरह की अप्रोच भी आपको एग्जाम में रखनी होगी। सी की यहाँ पर बात कर रहा है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, अस्पर्शी बल है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में बिना आए क्या करेंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर होगा, इसी वजह से ऑप्शन 3 भी यहाँ से कट जाएगा और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो चुंबकीय बल है, जैसे आयरन यहाँ रखा है और मैग्नेट यहाँ है, तो ये दोनों दूर से ही क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स है वो दूर से ही लग रहा है, एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही लग रहा है। तो ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल क्या करती है, लगाती है। जैसे अर्थ है वो एक वस्तु की तरह काम कर रही है, वो क्या कर रही है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या कर रही है, हर समय जो है वहाँ पर एक बल जो है, फोर्स जो है वो वहाँ पर लगा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। 2021-22 में भी सेम एज इट इज क्वेश्चन बना था। पहचानिए
कि कौन सा एक भोज्य हमारा परिरक्षक नहीं है, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। जब नोट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा और ये सब वहाँ पर लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड जो कि आपका क्या है, NaCl। बच्चे क्या होते हैं ना, इन्हें देखकर घबरा जाते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या है, जबकि मैंने हर बार आपको ये बताया कि सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आपको पता ही है जो सॉल्ट हैं, शुगर हैं, विनेगर है और आपका तेल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रिजर्वेटिव परिरक्षक की तरह यूज़ होते हैं ताकि भोजन जो है वो आपका लंबे समय तक चल सके। तो सोडियम क्लोराइड तो होगा यहाँ पर, और बाकी ये दो हम पढ़ते ही हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों के दोनों भी क्या होते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, परिरक्षक होते हैं। जब आप कोई खाने का कोई सब्सटेंस अगर आप खरीद रहे हैं मार्केट में, कोई पैकेट वगैरह, उसके पीछे आप देखेंगे तो एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह उसमें ही आपको देखने को मिल जाएंगे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे तीनों क्या हो गए, ये परिरक्षक हो गए। तो परिरक्षक यहाँ पर क्या नहीं है, तो वो हो गया सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है इससे। मैग्नेट वाला टॉपिक हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। फोर्स वाला चैप्टर हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। मेटल नॉन मेटल हो गया, धातु अधातु, वहाँ से भी क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, ये इस टॉपिक से भी क्या होता है, क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। एक क्वेश्चन आपका 100% जो प्रेशर वाला चैप्टर है वहाँ से फंसता है। तो फिजिक्स के चैप्टरों से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं, और बायोलॉजी में फूड वाला चैप्टर जो होता है वहाँ से 100% एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको जो फोटोसिंथेसिस वाला प्लांट से रिलेट होता है, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ स्पेशल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को ही मिलेंगे। टॉपिक बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो 20 ही बनने हैं ना, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है, जहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो आपको पता है ये सारे क्या हैं, ये ऑक्साइड्स हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे सॉल्यूशन हैं। ये क्या है, हमारे सारे सॉल्यूशन हैं। और ये क्या है, हमारे सारे सिंगल मेटल हैं। ये मैंने आपको सिंगल धातु बहुत बार बताई हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया कब होती है, रिएक्शन कब होती है, जब सॉल्यूशन में पड़ा मेटल और ये जो सिंगल मेटल है यहाँ पर, अगर ये सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वहाँ पर अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो होती है। अब देखिए जो मैग्नीशियम है और मैं सोडियम देखूँ, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बहुत बार दिखाई है, आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ वहाँ पर दिख जाएगी। उसमें आप देखेंगे सोडियम बहुत ऊपर होता है, सबसे ऊपर पोटाशियम मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, सोडियम मिल जाएगा। तो जो सोडियम होता है वो रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से ज़्यादा। तो जब सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, सॉल्यूशन विलयन में पड़े धातु से, तो वहाँ पर अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर फिर से जो मैग्नीशियम है Mg है वो Cu मतलब कॉपर, कॉपर जो सॉल्यूशन में पड़ा है, तो मैग्नीशियम सिंगल मेटल यहाँ पर ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अभिक्रिया होगी, क्योंकि जो सिंगल मेटल है यहाँ पर जिंक, वो सॉल्यूशन में पड़े कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस वजह से अभिक्रिया यहाँ पर भी होगी। लेकिन जब मैं बात डी की करती हूँ तो यहाँ पर जो सिंगल मेटल कॉपर है, ये सॉल्यूशन में पड़े आयरन, Fe क्या है यहाँ पर, आयरन सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन है, इसमें ये जो Fe है, आयरन है, वो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है सिंगल मेटल के कंपैरिजन में। और जब सिंगल मेटल जो है वो कम रिएक्टिव होता है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती। तो डी के केस में रिएक्शन नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर होगा, ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th सही सा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट फॉर्म, एक सिंगल एलिमेंट है, एक सिंगल तत्व है, और मैंने आपको बहुत बार बताया कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, तो उसमें जो एटम है वो 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ही टाइप के जब एटम होते हैं, जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, तो वो होता है आपका तत्व एलिमेंट। तो एक एलिमेंट है जो फॉर्म करता है क्या, 2 डिफरेंट ऑक्साइड A और B। तो ये जो तत्व है वो 2 भिन्न ऑक्साइड बनाता है A और B। बोथ आर कलरलेस, दोनों ही यहाँ पर जो ऑक्साइड होती हैं कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन जो है यहाँ पर गैसें होती हैं।
ए इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन, यहाँ पर ही देखकर समझ जाना था। ए मानवों के लिए हानिकारक है और बी यहाँ पर एक हमारी क्या है, हरित घर गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर होती है। तो ए पहले नंबर पर होगा, बी बाद में होगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है इसी से आप पहचान जाते हैं ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो मीथेन होती है आपकी CH4, याद रखेंगे जो मीथेन है ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर, जल वाष्प, जो वाटर वेपर होता है ये भी आप याद रखेंगे, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। उसके अलावा ये जो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर लिखी है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी याद रखेंगे, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी। और आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वो भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ओजोन O3, वो भी क्या है, वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं। और जो हमारे ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है वो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हम ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होती है। जैसे धुआं जो होता है, आपने देखा होगा चूल्हे वगैरह में जो धुआं निकलता है, कभी कभी उससे क्या होती है, घुटन महसूस हो जाती है, बहुत खांसी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारी जो सांस है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। सेम ऐसी जब कोयला वगैरह हो गए जो जब दहन करते हैं उनमें कंप्लीट कंबस्चन तो होता नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण दहन तो उनमें होता नहीं है, तो उनमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और वो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली फिजिकल चेंज, निम्न में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है। ये फिजिकल और केमिकल चेंज वाला जो क्वेश्चन है आपने इतनी बार देख लिया होगा कि अब तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा कि कहाँ पर भौतिक परिवर्तन है और कहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, आयरन पर जो जंग लग जाती है, आयरन का जो ऑक्साइड बन जाता है, वो सीधी सी बात है केमिकल चेंज होगा। आइसक्रीम का पिघलना यहाँ पर फिजिकल चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिसमें सारे के सारे ही भौतिक परिवर्तन हो वो हमको बताना है। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, बिल्कुल ये आपका फिजिकल चेंज होगा। हो सकता है आइसक्रीम लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर हम उसको फ्रीज में रख देते हैं तो वो जम जाती है, तो ये तो जमना हो गया। ऐसे ही डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी, कैंडी का घुलना, टॉफ़ी को पानी में डाल देंगे तो वो घुल जाएगी, तो ये भी क्या है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज ही है। इसमें ऐसा नहीं है कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर बना है। पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, उसमें जो है अलग तरह का स्वाद उसमें आ जाएगा, बस उसमें क्या हुआ, पानी की जो प्रॉपर्टी है वो बदल गई है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो यहाँ पर यही जो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें दोनों जो है वो आपके क्या है, वो फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ ब्रेड एंड रोटी, जब आप रोटी को जला देंगे तो वो काली हो जाती है, काली टाइप की राख सा ही वहाँ पर बन जाती है, तो वो भी आपका केमिकल चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस वहाँ पर बन जाता है। सेम ऐसे ही कोरोजन ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर होता है, ये जो तांबा होता है, इसका जो संक्षारण होता है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग जो है हमें देखने को मिलती है, हरे रंग की परत, तो वो भी वहाँ पर केमिकल चेंज ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, हम 6 to 8 में इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ, देखिए पॉलिएस्टर वाला चैप्टर है जो प्लास्टिक वाला चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ते हैं, बट इस लेवल में नहीं पढ़ते हैं। पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर विच इज़ अ केमिकल दैट गिव करेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल, बिल्कुल बात सही है, अब आप उसको याद भी रख लेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आपके सेट में ऐसे फंस भी जाते हैं हाई लेवल, तो या तो आप उन्हें छोड़ देंगे या आप तुक्का लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन के पीछे आप ये नहीं कि 9th-10th पढ़ने बैठ जाएंगे, तो उनको हमें क्या करना होगा, या तो स्किप ही करना होगा या आप तुक्का लगाकर उनको थोड़ा सा पढ़ के भी जो है उनको कर सकते हैं। पॉलिएस्टर यहाँ पर क्या है, एस्ट्रो की पुनरावृत श्रृंखलाओं से बना होता है, यह एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की जो गंध है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। एस्टर आर जस्ट मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक इट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। देखिए कार्बन का एक गुण होता है कि वो कैटिनेशन करता है, श्रृंखला बनाता है, कार्बन की चेन जो है वहाँ पर बनती जाती हैं और उसी से क्या हो जाता है, पॉलिएस्टर जो है वो हमें
देखने को मिलता है। तो ये बात भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। और जो S2 है उसकी सही व्याख्यान करता है कि ये जो रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर है, तो यहाँ पर क्या है, जो एस्टर है वो किसका बना है, वो कार्बन का बना है। और जो कार्बन होता है उसी में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, और उसी वजह से वहाँ पर जो लॉन्ग चेन्स हैं, रिपीटेड चेन्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो S1 S2 दोनों सही हैं, और S2 S1 की सही व्याख्यान भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, जब मैं पॉलिएस्टर की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन जो और भी बने हैं सीटेट में वो ये बने हैं कि आपका PET क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है PET या फिर डेक्रॉन। अगर आपसे पूछ ले PET और डेक्रॉन क्या है तो किसकी कैटेगरी में आएंगे, ये आपकी पॉलिएस्टर की ही कैटेगरी में जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और देखिए पूछा किस तरह से गया है। इफ़ अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है आपका NH4Cl, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, इसको हम उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। एंड सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा नमक है NaCl है, आर मिक्सड टुगेदर। अब देखिए एक सॉल्यूशन बना है दो, जिसमें दो हमने क्या करा है, दो चीज़ों को मिक्स किया है। एक तो है आपका अमोनियम क्लोराइड और एक है आपका सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, मिक्स टुगेदर एंड हीटेड, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन। अब इन दोनों को मिक्स करके गर्म करा गया। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, ये हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, पदार्थों का पृथक्करण जो होता है वहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्ट किस में बन जाएगी, ये डायरेक्ट गैस बन जाएगी, और नमक वहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा, और इसको हम किसी और कंटेनर में क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये सेपरेशन की विधि होती है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में से क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को वहाँ से अलग कर लेते हैं। जब हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस में वहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक सब्सटेंस सीधा लिक्विड फेज को छोड़कर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो वो कहलाता है क्या, आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। और ये वही अमोनियम क्लोराइड है जो मैंने आपको बताया था किसकी कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो सॉल्ट यहाँ पर बनता है, ये जो अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जब हाइड्रोक्लोरिक की रिएक्शन हम कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो HCl होता है ये यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा, वीक बेस की तरह काम करेगा। और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आपका लवण जो सॉल्ट होता है वो वहाँ पर फॉर्म करते हैं, ये हमने पढ़ा है। और जब यहाँ पर सॉल्ट बना तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू बेस में। और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो लवण जो सॉल्ट भी बनेगा वो भी उसी प्रकृति का बनेगा। तो जब एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था तो जो सॉल्ट बना, लवण बना, वो भी कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो ये भी मैंने आपको पहले भी क्लियर करा है, और ये इस बार भी क्लियर इसलिए करा है क्योंकि ये 2021 में क्वेश्चन बना था कि अमोनियम क्लोराइड क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के अंदर आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। यहाँ पर ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होता, उदासीन लवण नहीं होता। न्यूट्रल तब होगा जब दोनों सेम होंगे, या तो एसिड भी वीक होगा और मेरा बेस भी वीक होगा। जब दोनों वीक होंगे या दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे उस केस में मुझे जो सॉल्ट मिलेगा, जो लवण मिलेगा वो उदासीनीकरण होगा, वो न्यूट्रल होगा। लेकिन इस केस में अमोनियम क्लोराइड के केस में क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हुई अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जो लवण बना, जो सॉल्ट बना, वो भी कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 फिलहाल यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे किसी भी सेट में या किसी प्रीवियस ईयर में बना था, अभी जो हम ये सीरीज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, उसी को देखने की हम कोशिश करेंगे। सेजल जो है उसके पास 2 कलरलेस सॉल्यूशन है, एक आपका X है और एक आपका Y है। अब उसने क्या करा,
शी एड्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू एक्स एंड वाई, वह एक्स और वाई में हल्दी का जो विलियन है वो डालती है। उसने एक्स में भी हल्दी डाली शी एड, और वाई में भी उसने क्या करा, हल्दी जो है वहाँ पर डाली, टर्मरिक वहाँ पर डाली। एक्स जो है वो येलो रहा, एक्स जो है यहाँ पर क्या रहा, वो भाई येलो ही रहा। अब येलो दो केस में रह सकता है, या तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, एक्स जो था वो न्यूट्रल था। अगर न्यूट्रल होगा, जैसे सपोज एक्स क्या है, न्यूट्रल है या वाटर है, अगर वाटर है तो वाटर में जो भी हम वस्तु डालते हैं वो वैसा ही कलर, उसका यही वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वही कलर धारण कर लेता है। अगर यहाँ पर पानी है तो उसी वजह से भी ये येलो हो सकता है, या फिर ये एसिड है तब भी उस केस में भी येलो जो है यहाँ पर कलर हो सकता है। वाई जो है वो हमें क्लियर हो गया कि जब मैंने उसमें टर्मरिक डाला तो वो वहाँ पर कैसा हो गया, ब्रिक रेड जो है, गहरा लाल रंग जो है वहाँ पर देखने को मिला। और आपको पता है टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, बेस के साथ जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, उनके साथ कैसा रंग देती है, उनके साथ गहरा रंग जो है, लाल गहरा रंग देखने को मिलता है। तो वाई हमें पूरी तरह से क्लियर है कि वाई जो है वो मेरा क्या है, बेस है। अब मुझे ये देखना है कि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन बना था वहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था, क्योंकि उसमें ये लाइन जो है ऐड नहीं हुई थी, बस इसी के बाद डायरेक्ट पूछा गया था कि एक्स और वाई क्या है, तो वाई तो वहाँ पर बेस हो जाता, वाई तो हमारा क्षार है। एक्स कैन नॉट बी नोन विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एक्स सीमित सूचना के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्स जो है वो मेरा पानी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और एक्स मेरा एसिड भी हो सकता है। इस दोनों में डाउट हो सकता है, क्योंकि जो वाटर है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें टर्मरिक डालेंगे या पानी में टर्मरिक डालेंगे तो वो येलो कलर आ जाएगा, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो एसिड है, अम्ल है। तो इसी वजह से उस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर सही हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन और ऐड करी, क्या ऐड करी, अब ये जो बेस वाला सॉल्यूशन है, क्योंकि वाई जो है, जो बेस है, जो क्षार वाला सॉल्यूशन था वो तो उसमें रेड कलर है, फॉर्म हो गया, तो वो बेस है हमारा। अब ये वाई को इसने क्या करा, लड़की ने इसको एक्स में डालना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, द रेड कलर स्टार्ट फेडिंग, जो ये लाल गहरा रंग था वो क्या होने लगा, वो हल्का होना आरंभ हो गया। और वो तभी हो सकता है जब वाई और एक्स दोनों क्या है, एसिड और बेस हैं, तो वहाँ पर उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगा। इससे हमें अब क्लियर हो गया, जो एक्स है वो हमारा क्या है, वो अम्ल है, वो एसिड है। तभी क्या हुआ, जब उसमें वाई जो बेस था, जो क्षार था, जब वो एक्स में डाला गया तो एक्स जो है वहाँ पर ये जो रेड कलर है वो फेड होना शुरू हो गया, क्योंकि एक्स एसिड था और वाई बेस था, तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अब मेरा आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट्स में ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं और वहीं से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल, प्राणियों के जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, मानवों में जो मुख्य उत्सर्जन उत्पाद होता है वो यूरिया होता है। बिल्कुल, यूरिया जो है ह्यूमन जो है एक्सक्रीट करते हैं, उसमें क्या होता है 95% जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारा यूरिन निकलता है उसमें 95% वाटर होता है, 2 से 2.5% समथिंग हमारा उसमें क्या होता है, हमारा यूरिया होता है। बाकी कुछ क्या होते हैं, अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर सही है और आपसे सही ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर मैं देखूँ, एक्वेटिक एनिमल हैव नो नीड टू एक्सक्रीट, देखिए जो जलीय प्राणी होते हैं को उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो उत्सर्जन करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अमोनिया गैस को जो होता है पानी में उत्सर्जित करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्या उत्सर्जित करते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गए, वो डायरेक्ट अमोनिया गैस को पानी में एक्सक्रीट करते हैं, तो एक्सक्रीशन तो वो करते हैं, इसी वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एनिमल लाइक लिजार्ड, जो बर्ड्स हैं, लिजार्ड हैं, वो सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं, वाइट कलर का सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो उत्सर्जित करते हैं, जो कि क्या होता है, अमोनिया गैस होता है, नहीं, वो क्या होता है, वो आपका यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि एनिमल लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, ये जो होते हैं ये सेमी सॉलिड वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं, ना कि अमोनिया गैस ये एक्सक्रीट करते हैं। इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं, नहीं। ह्यूमन यूरिन, जो ह्यूमन का मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें नॉर्मली क्या है, सामान्यतः क्या है, 50% जल होता है, नहीं, ये गलत है। उसमें 95% जो है वो वाटर का रेशियो होता है, और 2 से 2.5% उसमें जो यूरिया है वो देखने को मिलता है। तो फोर्थ भी गलत है, तो सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए
कोशिका के सेल के कंपोनेंट से पूछा गया, लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका बहुत अलग था। और मैंने आपको 2021-22 के जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, देख रहे थे, मैंने वहाँ पर भी आपको ये समझाया था बहुत बार कि जो हमारे सेल होते हैं उनमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं, वो छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये जो रिक्तिका होते हैं, वो लार्ज होते हैं साइज़ में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया, वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल। तो जो अनियन सेल है, प्याज की कोशिका है, वो किसके अंदर आएगी? वो आपकी प्लांट सेल के अंदर जाएगी, पादप कोशिका के अंदर जाएगी। तो ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। दोनों के अंदर क्या है? आपका केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो देखने को मिलेगा। इसमें इधर हो सकता है, वो क्यों हो सकता है वो भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। तो दोनों में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ये क्या होती है? जो झिल्ली होती है, ये होती है कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल में खाली सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी एनिमल सेल जो हमारी होते हैं, जंतु कोशिका के अंदर हम भी आते हैं, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन इनके अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये पादप कोशिका प्लांट सेल में और होती है। तो बीच में केंद्रक हो गया, किसमें? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में यही जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो आपको कोने में देखने को मिलता है। ये वहाँ पर पेरिफेरल होता है, कोने में होता है। उसके पीछे रीज़न होता है क्या? इनमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो केंद्रक है वो सेंटर में ना होकर क्या होता है? कोने पर वहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक द्रव होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिकीय द्रव बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। तो अनियन सेल यहाँ पर प्लांट सेल हो गया, जिसमें प्रेषण करते हुए उसे हम सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं, और उसमें नोटिस करा गया क्या? कि उसमें ब्लैंक लुकिंग लार्ज एक्स स्ट्रक्चर इन अ साइटोप्लाज्म। उसका जो कोशिकीय द्रव है, उसमें अनेक खाली दृष्टिगत बृहत एक्स संरचनाएं देखी जा सकती हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन सेम स्ट्रक्चर ऑफ जब चीक सेल लिया गया, चीक जो है हमारे, जो कोपोल है, हमारे जो गाल हैं, चीक हैं, उनमें ये जो है स्मॉल जो है साइज़ में देखने को मिलते हैं। तो बताइए, ये यहाँ पर इसी के आधार पर पूछ रहा है कि ये बताइए क्या है। तो एक्स और भी क्या करता है? एक्स स्फीति प्रदान करता है, जो कोशिका को आकार देता है और जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। यही क्या करता है? ये शेप भी देता है सेल को, और और साथ में स्टोर भी करता है पानी और अदर न्यूट्रेंट को। तो ये जो एक्स इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, यही जो एक्स है, ये अमीनो एसिड और शर्कराओं का भी भंडारण है। तो ये एक्स हमें यहाँ पर बताना था। ये सारी चीज़ें भले ही हमें ना पता हो, लेकिन हम इसी से समझ जाते। जो प्लांट सेल है, इनमें ये बहुत बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं किसकी? रिक्तिका की, वैक्यूल्स की। ये याद रखेंगे। इसी वजह से जो प्लांट सेल के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सेंटर में ना होकर कोने में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और हमारे सेल में ये छोटी छोटी होती हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। अब रिक्तिका के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में आप एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी याद रखेंगे क्या? कि ये हमारी शेप देती हैं सेल को, साथ में किसको स्टोर कर रखती हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, और साथ में इनको स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं। किसका? अमीनो एसिड और शुगर का, अमीनो अम्ल और शर्कराओं का भंडारण भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा, रिक्तिका, वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जो यहाँ पर एग्जाम में बना कि पेंगुइन हैव थिन स्किन एंड लेस फैट, पेंगुइन हडल टुगेदर टू कीप ईच अदर वार्म। आपने देखा होगा जो पेंगुइन होते हैं वो एक दूसरे के झुंड में ही चलते हैं। तो यहाँ पर रीज़न तो सही है, लेकिन पेंगुइन हैव थिन स्किन एंड लेस फैट, जो पेंगुइन होती हैं उनकी त्वचा जो होती है वो पतली और कम वसा वाली होती है। देखिए पेंगुइन जो होते हैं ये ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है इनकी जो त्वचा होगी वो पतली और कम वसा वाली नहीं होगी। तो ये तो हमारा असर्शन तो यहाँ पर हमारा गलत दिया है, लेकिन जो रीज़न है वो यहाँ पर सही है। पेंगुइन हडल टुगेदर, पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सट सट कर खड़े होते हैं, गर्म रखने, क्योंकि ये ठंडी में रहती हैं। तो इसी वजह से रीज़न जो है वो यहाँ पर सही है, लेकिन जो असर्शन है वो यहाँ पर फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा जो झुंड में चलते हैं बताइए ठंडी इलाके में वो कौन है, तो वो पेंगुइन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, कौन सा सही समुच्चय दर्शाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। वायरस क्या होता है? ये किसी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने प्रजनन के
के लिए परपोषी जीव यहाँ पर आवश्यक होता है, तो ए का मिलान सेकंड से होगा और वो एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया का यूज़ किस में करा जाता है? औषधियों के निर्माण में जो है हम बैक्टीरिया का प्रयोग जो है वहाँ पर ये करते हैं। प्रोटोजोआ कौन सा है? वो आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। और फंगाई जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक इसका एक्सेप्शन होता है जो आपको याद रखना है, वो क्या होगा? वो है आपका ईस्ट। जो खमीर होता है, ईस्ट होता है, ये फंगाई की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो ईस्ट है वो आपका मल्टी सेलुलर ना होकर क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो जो फंगाई हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर होता है ईस्ट जो इसमें यूनिसेलुलर होता है। तो ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कंसिडरिंग लोमी सॉइल एज द बेस्ट टॉप सॉइल टू ग्रो प्लांट। पौधे उगाने के लिए दुमटी मृदा को उत्तम ऊपरी सतही मृदा मानने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? सॉइल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इट हैज़ नियरली द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल। इसमें लगभग समान मात्रा के छोटे और बड़े कण होते हैं, क्योंकि जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है किसका? क्ले का भी मिक्सचर होती है और साथ में जो सैंड होती है उन दोनों का ये मिक्सचर होती है। तो इसमें छोटे और बड़े पार्टिकल दोनों देखने को मिलते हैं। इट हैज़ अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जल धारण क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है, तभी हम यूज़ करते हैं ताकि ये जल को रोक सके। जब उन्हें पौधों को ज़रूरत हो तो वो जल को क्या कर सकें? फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर सकें। तो बी पॉइंट भी यहाँ पर सही है। इट हैज़ अ ह्यूमस इन इट। इसमें क्या होते हैं, क्योंकि ये टॉप सॉइल के ऊपर होती है तो सीधी सी बात है इसमें पेड़ पौधों का कचरा जैसे पत्तियाँ वगैरह या और भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह हो गया, वो उसमें ह्यूमस की तरह काम करते हैं, खाद्य ह्यूमस की तरह काम करते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। ए बी सी तीनों सही होंगे। इट इज़ हैवी एंड हैज़ लिटिल एयर। ये भारी होती है। ये गैस ये जो सॉइल है, सॉरी गैस कह रही हूँ, सॉइल जो मृदा है ना भारी है ना हल्की है, तो इसे हम भारी की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। और इसमें वायु थोड़ी होती है, वायु थोड़ी नहीं होती, इसमें मॉडरेट होती है, क्योंकि ये सैंडी और क्या होता है? क्ले का मिक्सचर होती है। तो डी पॉइंट यहाँ पर गलत है, बाकी ए बी सी सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द प्लांट, बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। विच इज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प पौधा जो है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। और बहुत बार अब मैंने आपको ये बता दिया है, पपाया जो है, पपीता जो है वो एक लिंगी में आ जाएगा, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल होगा, जैसे या तो मेल होगा तो स्टैमेन हो जाएगा, और अगर फीमेल होगा तो यहाँ पर पिस्टल होगा। स्टैमेन जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव जो है फ्लावर के अंदर कंसिडर करा जाता है, जिसमें आपका क्या आता है? एंथर और फिलामेंट देखने को मिलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं, स्त्री कैंसर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या मिलता है हमें? स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी देखने को मिलते हैं। तो जिसमें एक ही होगा, या तो पिस्टल होगा या स्टेमिन होगा, तो वो आपका यूनिसेक्सुअल होते हैं। और जिनमें दोनों होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो पपाया यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो याद रखना है, कुकुम्बर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल हो गया आपका जो वाटरमेलन होता है वो भी आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाता है। उसके अलावा आप याद रखेंगे मस्क मेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ये सारे के सारे आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही आते हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या हो जाते हैं? रोज़, मस्टर्ड, सरसों जो हो गई, और पिटूनिया। नोट्स में देखेंगे तो सब लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो सब पढ़ा हुआ ही है, सब एनसीईआरटी से ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए बायोलैंग्वेज एनसीईआरटी के, साथ में 2021-22, 22-23 के प्रीवियस ईयर विद आंसर्स सब मिल जाएगा। और फ्यूचर में भी कुछ स्पेशल मैराथन में जिसमें शॉर्ट समरी या स्पेशल में लास्ट में की पॉइंट्स वगैरह कराए जाएंगे, उनकी भी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आपको 120 रुपीज़ पे करने होंगे। ये मेरी यूपीआई आईडी है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकती हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और वहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी, जिसमें क्या होगा, आपको नोट्स जो हैं जब आप पेमेंट हो जाएगी तो आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे अपने पेडागोजी के क्वेश्चन। तो चलिए पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक एंटरप्राइज। उन कथनों की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में यहाँ पर सत्य हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जब ध्यान से देखती हूँ तो एक पॉइंट
सी मुझे साफ साफ नेगेटिव दिख रहा है कि साइंस इज़ नॉट अ क्रिएटिव फील्ड। हम पीछे भी पढ़ते हुए आए हैं कि जो विज्ञान है उसमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तभी तो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों की खोज करते हैं खुद से। तो क्रिएटिविटी फील्ड साइंस में नहीं होता, तो ये साफ साफ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिख रखा है कि विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र नहीं है। तो ये सी तो पक्का हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, और जब सी आंसर में नहीं आना चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वहाँ पर बाहर होंगे। अब जब मैं बी ऑप्शन देखती हूँ ना, तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहर होने की ही कैटेगरी में आता है कि मोस्ट साइंटिस्ट आर मैन बिकॉज मेल्स आर बेटर एट साइंटिफिक थिंकिंग। अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन में पुरुष बेहतर हैं। जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो उसमें स्टीरियोटाइप को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। लड़के और लड़की जो है बराबर हैं। जब टीचर इस तरह की चीज़ या क्लास में इस तरह की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गर्ल्स डीमोटिवेट हो जाएंगी। तो ये बी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल निगेटिव दिख रहा है और बी पॉइंट भी निगेटिव दिख रहा है। तो सीधा सा मुझे अपना आंसर मिल गया, ए और डी जो है वो मेरे यहाँ पर ट्रू होंगे। देखिए, ट्रू स्टेटमेंट ना देखकर मैंने वो स्टेटमेंट देखे जो ट्रू नहीं है, और उससे क्या हुआ, मैं अपने आंसर पर पहुँच गई। तो कभी कभी इस तरह की अप्रोच भी हमें लगानी पड़ती है अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, ए और डी। मोस्ट चेरिश्ड आइडिया, जो खुशी के पल होते हैं, जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं, है ना, इन साइंस कैन बी डिसअप्रूव्ड, फाल्सिफाइड और जो है वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। विज्ञान में अधिक संयोजे गए जो विचार हैं वो अस्वीकार, झुटलाए या फिर रूपांतरित किए जा सकते हैं। चेरिश्ड आइडिया मतलब वो आपके खुशी के आइडियाज़ हैं, कुछ जो अच्छे से आपके अंदर विचार आ गया, जैसे कोई बहुत अच्छा आइडिया आ गया आपके अंदर। तो सीधी सी बात है, आपने टीचर को बताया कि देखिए मैम ऐसे भी हो सकता है, बहुत हंसी से करके आपने वो मतलब बताया, बहुत अच्छा आइडिया आपको लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी में भी अच्छा हो। तो ऐसे आइडियाज़ डिसअप्रूव भी हो सकते हैं, फाल्सिफाइड भी हो सकते हैं, या टीचर उनको मतलब आगे चल के वो मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर सही है साइंटिफिक एंटरप्राइज जो वैज्ञानिक उद्यम है उसके विषय में। साइंटिस्ट मेक पब्लिक देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू केयरफुली रिटन पेपर, पोस्टर एंड रिपोर्ट। वैज्ञानिक अपनी समझ को सावधानी पूर्वक लिखित पत्रों, पोस्टरों, रिपोर्टों द्वारा क्या करते हैं, वो सार्वजनिक करते हैं। आपने देखा होगा जो अपनी समझ होती है उनको वो किसी पेपर में, पोस्टर में, रिपोर्ट में बहुत ही जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है उसको सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि ध्यानपूर्वक इसलिए होता है कि कहीं उसमें कुछ गलतियाँ ना आ जाए, खामियाँ ना आ जाए। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ए और डी सही होंगे। इट मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन कंटेन कलर बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ पास्ट। आपने देखा होगा साइंस की बुक जब आप खोलते हैं तो बॉक्सेस में बहुत सारी साइंटिस्ट के बारे में स्टोरीज जो हैं वहाँ पर लिखी भी होती हैं। तो ये बॉक्सेस यहाँ पर क्यों होते हैं, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि इन बॉक्सेस में जो ये स्टोरीज पास्ट की लिखी हुई होती हैं, इनको देने के पीछे क्या उद्देश्य है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। ऐसी ही एक स्टोरी हमें एक बॉक्स में दी हुई है कि कैसे जो अमाशय है, जो स्टमक है, उसकी वर्किंग, जो उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में कैसे जो है पता चला, उसको डिस्कवर करा किसने, डॉक्टर विलियम बी माउंट ने जो है उसको डिस्कवर करा। कब, जब वो अपने पेशेंट जो था एलेक्स एस टी मार्टिन, जिसको गन जो थी, उसकी गन जो है वहाँ पर शूट हुई थी, उसको जब वो उसको ट्रीट कर रहे थे उसके थ्रू ही वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी की कैसे जो स्टमक है वो पूरी तरह से वहाँ पर वर्किंग करता है। तो इस तरह की स्टोरी जो ऐड करी जाती हैं आपकी बुकों में वो बेसिकली किस लिए होती हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग दैट आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। इसको ऐड करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ पास्ट, जब भी हम पास्ट की घटनाएं साइंस में जोड़कर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल वैलिडिटी, हिस्ट्री का क्या रोल रहा है साइंस में, कैसे चीज़ों को विकास हुई। बच्चे यहाँ पर देखेंगे अच्छा जो मतलब हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो हो सकता है आगे हम भी अगर कोई चीज़ करें तो उसको हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। क्योंकि वहाँ से हम कुछ और भी जो है उसकी डिस्कवरी भी कर सकते हैं। कैसे एक जो इंसिडेंट है वो नई खोज को भी जन्म दे सकता है। यहाँ से हम विज्ञान की प्रकृति जो है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं, विज्ञान की प्रकृति क्या है, जो हम आसपास चीज़ें अपनी घटित होते हुए देख रहे हैं वो सब क्या है, वो नेचर ऑफ साइंस के अंदर ही तो आता है, और फिर उसको समझना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिख रही हैं। और इस स्टोरी को ऐड करने के पीछे यही उद्देश्य है, टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का विकास करने के लिए, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए, टू डेवलप एन एप्रिशिएशन ऑफ हाउ एन इंसिडेंट गिव राइज टू डिस्कवरी। कैसे, तो वो मतलब उसके पेशेंट के चोट लगी थी और वहाँ से कैसे विलियम बी माउंट ने वर्किंग ऑफ स्टमक जो है उसकी डिस्कवरी जो है वहाँ पर की। कुछ इंसिडेंट जो है वो भी डिस्कवरीज तक लेकर जा सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट है इसके रिगार्डिंग
रिगार्डिंग जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होंगे। बाकी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंटेंट बाय इंक्लूडिंग वन स्टोरी, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो बर्डन है कंटेंट का वो कम कर सके, नहीं ये इसलिए ऐड नहीं करें ताकि बच्चे पास्ट की चीज़ों को समझें, उनको प्रेजेंट में यूज़ कर सकें, साइंस के नेचर को समझें। ये देखेंगे कुछ घटनाएं क्या करते हैं, हम कर किसी और चीज़ के लिए रहे होते हैं और उनसे खोज जो है वो किसी और चीज़ की हो जाती है। तो ए, बी और सी सही होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना, विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास करना, यह बोध करना, यह इस बोध का विकास करना कि कैसे एक घटना खोज को जन्म देती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की जाती हैं ताकि ये उद्देश्य की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इफ़ अ टीचर बिगिन विद अ डिस्कशन ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फॉलोड बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए टीचर ने, कोई अध्यापिका है कक्षा में आती है और क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु की जो भौतिक और केमिकल रासायनिक विशेषताएं उनको पहले बताती है, उनके ऊपर विचार विमर्श क्या करती है, कक्षा को प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर टीचर ने पहले डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी थ्योरेटिकल चीज़ को पहले बताया और उसके बाद लैब एक्टिविटीज़ अरेंज करी टू डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। उसके पश्चात कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में क्रियाकलापों की व्यवस्था करी। ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण में इस उपागम को क्या कहेंगे, द अप्रोच ऑफ सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी विल बी टर्म्ड एज। देखिए पहले टीचर ने क्या करा, डेफिनेशन जो कंटेंट है उसको समझाया, उसके बाद वहाँ पर एक्टिविटी वहाँ पर कराई हो। और ये वाली जो अप्रोच होती है ये आपकी डिडक्टिव निगमनात्मक अप्रोच यहाँ पर होती है। अगर टीचर बच्चों से कुछ एक्टिविटी कराती और उसके बाद कॉन्सेप्ट को बताती तो वो आपकी इंडक्टिव अप्रोच हो जाती। लेकिन यहाँ पर टीचर ने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा है और उसके बाद जो है बच्चों को एक्टिविटी कराई है। तो यहाँ पर ये या एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद टीचर ने एग्जाम्पल दिया होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि फ्यू मेटल रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, जैसे यहाँ पर टीचर ने हो सकता है मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये मेटल है, ये धातु है, ये एसिड है। तो टीचर वहाँ पर बताएगी कि मेटल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हुई तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमें देखने को मिला और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें वहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरह से तो बच्चों को पहले टीचर ने केमिकल प्रॉपर्टी में समझाया होगा कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट कराया। कैसे कि देखिए कि मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ पर प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से जब पहले थ्योरी समझा के फिर एक्टिविटी कराई जा रही है तो वो डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मालती आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, पहले मालती ने क्या करा, घनत्व का जो संप्रत्यय है उसका शिक्षण किया और उसके पश्चात फाउंड दैट स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टूड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो बच्चे हैं वहाँ पर विद्यार्थी हैं उनको आर्किमिडीज का नियम जो है वो समझ में नहीं आया। शी कम अप विद मैनी एक्टिविटी टू डू इन क्लास, तो उस कक्षा में कई क्रियाकलाप कराने के लिए दिए गए उपरोक्त विषय को निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं जो हैं यहाँ पर उत्तम प्रकार के पूर्ण में होंगी, ये हमको बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रैटेजी वुड बेस्ट एड्रेस द अबव इशू। बच्चों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में नहीं आया है, टीचर कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी टीचर समझा रही है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टीचर कराए जो इस इशू को दूर कर सकेंगी। टेक अ बॉल एंड पुट इन अ फ्रेश वाटर, एक बॉल ली, उसको क्या करा टीचर ने, फ्रेश वाटर में डलाया, फिर तो क्या होगा, बॉल डूब गई होगी। उसके बाद टीचर ने वहाँ पर क्या करा, सॉल्ट वहाँ पर ऐड कर दिया। तो सॉल्ट ऐड करने से वहाँ पर क्या हुआ, डेंसिटी जो है पानी की जो है वहाँ पर बढ़ जाएगी, इसकी डेंसिटी घनत्व जो है बढ़ जाएगा और फिर वो जो बॉल है पानी में तैरने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ आएगा। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल इससे रिलेट कर रही है। एक गेंद लें और उसे ताजेपन में डालें, फिर लवण डालें और फिर अंतर देखें। तो यहाँ से बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। टेकिंग एन एम्प्टी ग्लास मग एंड इमर्जिंग इनटू वाटर एंड मेकिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बबल ऑफ एयर अराइजेज, देखेंगे बबल ऊपर उठते हैं, तो वो सारी चीज़ें कराना वो भी कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेट कर रही हैं। मेक स्टूडेंट देमसेल्फ डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट,
बच्चों से खुद कहना कि आप एक ऑब्जेक्ट लें और देखें कि वो वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, तो ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है। मेक स्टूडेंट आस्क स्टूडेंट टू डिज़ाइन अ टॉय सबमरीन, जैसे बच्चों से हम बोलते हैं कि नाव बनाओ और फिर उसको तैरा कर देखो कि वो तैरेगी या नहीं, तो वहाँ पर हमने क्या करा, उसके एरिया को बढ़ा दिया, उसके वॉल्यूम, उसके आयतन को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, नीचे से बुआंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना पानी हम हटाते हैं उतना ही नीचे से क्या होता है, बुआंट फोर्स वहाँ पर लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी बच्चों को कहीं ना कहीं वहाँ पर समझ में आएगा। आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ लैक्टोमीटर, साफ साफ दिख रहा है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। लैक्टोमीटर जो होता है, जो दूध होता है, दूध की डेंसिटी, दूध की प्योरिटी जो होता है, मिल्क की जो प्योरिटी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लैक्टोमीटर का। तो लैक्टोमीटर का यहाँ इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो रहे हैं और हमें 4 ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं। तो ए, बी और सी और डी ये सारे बेटर एग्जाम्पल होंगे इस इशू को डिस्कस करने के लिए, और कहीं ना कहीं बच्चे का जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, According to NCF 2005, in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान पाठ्यचर्या में क्या अनुशंसित है, ये हमको बताना है क्या क्या दिया गया है। सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए साइंस में सैद्धांतिक नियमों को सिद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए साइंस में सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ये याद रखेंगे। कुछ भी स्टेप बाय स्टेप साइंस में नहीं होता, कि बच्चे खुद से चीज़ों को खोज करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं और फिर जाकर वो कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सोचते हैं, फिर उन पर टेस्टिंग करते हैं, कभी कभी वो फेल भी होते हैं, फिर दोबारा से एक नया आइडिया सोचते हैं। तो कुछ सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं होते। नीड टू इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, एक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेज हो सकती हैं। तो ए यहाँ पर जो है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, ये साइंस करिकुलम में रिकमेंड नहीं होना चाहिए। तो ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो ये ऑप्शन हुआ यहाँ से बाहर। मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड बाय एन इंडक्टिव अप्रोच, ये बिल्कुल सही है। ये जो है आगमनात्मक उपागम द्वारा ही संप्रत्यों तक पहुँचना चाहिए। पहले बच्चों को एग्जाम्पल समझाओ और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बताओ, यही अप्रोच होनी चाहिए। तो बी बिल्कुल सही होगा। और जब बी सही होगा तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए बी सही होगा तो हमें क्लियर हो गया कि ए सही नहीं है, खाली बी सही होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि बी तो 100% सही होगा और बी जब सही होगा तो सी और 3rd और 4th ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। और फर्स्ट ऑप्शन से हमने ये भी क्लियर कर लिया कि ए नहीं होगा, तो इससे हम डायरेक्ट अपने आंसर पर आ गए, ऑप्शन नंबर 2। ओनली बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान के साथ समकालीन होनी चाहिए। वोकेशनल, देखिए वोकेबलरी वोकेशनल चीज़ों का यहाँ पर कोई महत्व, ये मतलब साइंस में इसके साथ कोई रोल नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड आर इनएक्सपेंसिव एंड यूज रिडली अवेलेबल मटेरियल, सुझाए गए क्रियाकलाप एवं प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए। देखिए ऐसा भी कुछ वहाँ पर नहीं लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होनी चाहिए, वो इनएक्सपेंसिव और ऐसे वहाँ पर सामान होने चाहिए। आपने देखेंगे बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या मतलब कुछ भी जैसे सोडियम है, वो इजीली वे आपको अवेलेबल नहीं होता और वो सस्ता भी नहीं होता, तो उन पर एक्सपेरिमेंट तो होते हैं ना। तो ये यहाँ पर एक करिकुलम में जो है सजेस्ट नहीं होना चाहिए कि जो क्रियाकलाप और प्रयोग हैं वो सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी भी यहाँ पर नहीं होगा, और जब डी भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो रिकमेंड किया गया है वो है ओनली बी, कि जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्या होना चाहिए, इंडक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सेलेक्ट द व्यूज दैट आर अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ ओपन बुक क्वेश्चन, खुली पुस्तक प्रश्नों की भावना से संरेखित विचार या विचारों का यहाँ पर हमें चयन करना है, कौन सी बात सही होंगी। इट रिड्यूस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट एज स्टूडेंट, यह विद्यार्थियों में मूल्यांकन के भय को कम करता है। देखिए एक जब मैं बच्चे का टेस्ट ले रही हूँ और उससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अच्छा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो बच्चा घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है। तो उसका, और बच्चे को अगर आता भी होता है ना, तो कभी कभी जब पूरी क्लास में सिंगल बच्चे को खड़ा करते हैं ना तो वो डर जाता है, उसको आती हुई चीज़ भी वो सही से नहीं बता पाता, तो वहाँ पर हम असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं उससे ओपन एंडेड या ओपन बुक क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चों से मजाक मजाक में ये चीज़ें पूछी जा रही कि अच्छा बच्चों बताइए अगर हम ऐसे कर देंगे, अगर ऐसा हो जाता, अगर हम वैसे कर देते, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का जो डर है वो कम होता है और
बच्चे अपने विचार जो हैं वो खुलकर जो है वहाँ पर प्रस्तुत कर पाते हैं। तो बिल्कुल ये है विद्यार्थियों में, बच्चों के अंदर जो मूल्यांकन है, असेसमेंट का भय है, उसको कम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इट गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक। यह विद्यार्थियों को पुस्तक की खोज करने का पूर्ण अवसर देता है। बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन में बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो टीचर के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ए और बी यहाँ पर सही होंगे, तो 2 ही पॉइंट यहाँ पर सही होने। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। इट डजेंट हेल्प टू गॉज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में तो ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, और ये कहता है मदद नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। इट एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू रीड ऑल बुक थॉरली एंड मेमोराइज दैम। नहीं, ये इसलिए होते हैं कि देखिए ओपन एंडेड में तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें मेमोराइज करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। ए और बी सही है। इट मीन्स ऑप्शन 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर फ्रिक्वेंटली अनअवेयर ऑफ लोकेशन ऑफ सम ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी डिस्पाइट बीइंग एबल टू नेम द पार्ट। व्हाट स्ट्रेटजी बेस्ट सूट टू ब्रिज द अबव गैप। शोध सुझाते हैं कि बच्चे शरीर के अंगों को नामांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की जो अवस्थिति है उसको अज्ञात ही रहते हैं। जैसे बच्चों को ये तो पता दिया स्टमक है, लेकिन उनको ये नहीं पता एग्जैक्ट स्टमक कहाँ है, पेनक्रियास कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये यही चीज़ को कह रहा है कि शरीर के कुछ जो आंतरिक अंग हैं उनकी जो अवस्थिति है उससे वो हमेशा अज्ञात ही रहते हैं, जबकि हम उनको अंग जो होते हैं उनके नामांकन उनको हम सिखाते हैं, फिर भी वो जो है इन चीज़ों से अज्ञात रहते हैं। व्हाट स्ट्रैटेजी, तो इसके लिए उपयुक्त कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, यूजिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन मेक्स लाइफ साइज डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबलिंग दैम। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चों से मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने और उन्हें नामांकित करके उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना। अब टीचर यहाँ पर पूरा डायग्राम बना जिसमें बच्चों को ऊपर वो लीवर बना के दिखा रहा है, फिर लंग्स दिखा रहा है इस तरह से, फिर यहाँ पर हार्ट दिखा रहा है। तो पूरा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर जो है बच्चों से बनवा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब कराई जाएंगी, स्ट्रक्चर पूरी उनकी पोजीशनिंग बताई जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका पता होता है कि इंटरनल पार्ट कहाँ होंगे वो भी उनको समझ में आएगा। तो लाइफ साइज डायग्राम का यूज़ करके ये और फिर उनको लेवलिंग कराना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी इस गैप को ख़त्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। होमवर्क बेस देना, होमवर्क देंगे तो बच्चा तो घर पे थोड़ी टीचर को दूर करना है ना, जो उसकी प्रॉब्लम है वो घर पे होमवर्क से थोड़ी होगी। प्ले क्रिएटिव गेम्स ऑन मेमोराइज बॉडी पार्ट, मतलब ऐसे गेम खिला रही ताकि बच्चे जो है बॉडी पार्ट को रट लें, ये तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट हो गया है ना। तो साफ साफ निगेटिव पॉइंट भी दिख रहे हैं। ब्रिंग फ्लैश कार्ड ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी इन हेल्पिंग चिल्ड्रन, वो फ्लैश कार्ड लेकर आ रही है। अच्छा देखकर बताओ ये बच्चा क्या है, तो उसमें बच्चा इंटरनल ऑर्गन को तो पहचान लेगा, लेकिन वो बॉडी में कहाँ लोकेटेड है उसको नहीं पहचान पाएगा। इस वजह से फर्स्ट भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर सही होगा। पूरा डायग्राम हम बच्चों से बनवा रहे हैं तो उसमें वो पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर वो लेबलिंग भी कर पा रहे हैं, और फिर उनकी पोजीशन भी वो वहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसी अप्रोच रखनी होगी। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया, ये तो हम पेडागोजी में पढ़ते ही नहीं है। देखिए ये सीडीपी की पेडागोजी में आता है एक जगह, लेकिन यहाँ पर हम साइंस में देखें तो आप इससे डर जाएंगे। आप सोचेंगे मैं पता नहीं इसका आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो या कर पाऊंगी, तो फिर आप असर्शन 1 को देखें, हो सकता है उससे ही आप अपने आंसर पर पहुंच जाएं। और यहाँ पर ऐसा ही होगा। इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज एज्यूम टू बी इम्पार्टेड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। बिल्कुल गलत बात यहाँ पर है कि संरचनावाद में शिक्षक से विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन संप्रेषित करना अनुमानित होता है कि जो टीचर है से बच्चों तक ज्ञान जाता है। नहीं, बच्चे आसपास की चीज़ों को देखते हैं, फिर जो है अपने अंदर क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे बच्चे देख रहे हैं आसपास, जैसे पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें एक बच्चा पेड़ बन जाएगा और फिर वो पूरा प्ले करके दिखाएंगे। तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। बच्चों ने देखा, फिर खुद को उसमें ढाल रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, अपने आसपास के नेचर से, एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि टीचर की नॉलेज बच्चे में इम्पार्टेड होती है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो साफ साफ गलत है, और सिर्फ 4th ऑप्शन ऐसा है जिसमें असर्शन 1 गलत बोल रखा है। तो इसी से हम अपने आंसर पर आ गए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। असर्शन 2 हमें पढ़नी भी नहीं पड़ी।
बाकी यहाँ पर अभिकथन जो दिया है दूसरा वो सत्य है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड डिसइक्विलिब्रियम आर द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल चेंज। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, स्वांगीकरण में क्या होता है, इसमें अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज जो पहले से ही बनी हुई चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारे आसपास जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं फिर से, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इवेंट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ताकि हम चीज़ों को जो बाहरी वर्ल्ड में हो उनको अच्छे से समझ मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट करते हैं, वो है आपका एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व चेंजिंग प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो आसपास पहले से ही चीज़ें बनी हुई हैं उनको बदल देना, चेंज कर देना, टू अडेप्ट द न्यू सिचुएशन, नई परिस्थिति को अपनाने के लिए पुरानी स्थिति को बदल देना, वो एकोमोडेशन है। लेकिन पुरानी स्थिति को ऑर्गेनाइज ही करना या उसमें मॉडिफिकेशन ही करना, उसको बेटर करने के लिए, वो आपका एसिमिलेशन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चा आसपास की चीज़ों को देख रहा है, फिर उनमें मॉडिफिकेशन भी कर रहा है, या फिर अपनी नई चीज़ों को बनाने के लिए उनमें बदलाव भी जो है वो कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सब कंस्ट्रक्टिविज्म से कनेक्ट करते हैं। तो असर्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही है, लेकिन पहली असर्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इंक्वायरी सेंटर्ड क्लासरूम। देखिए, जांच केंद्रित कक्षा कक्ष वो होता है जहाँ पर जांच पर बल दिया जाता है कि बच्चे जांच करिए, खुद से करिए, तो वो सारी कक्षा है। तो उसमें टीचर वुड, एक शिक्षक क्या करेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। एसेस प्रायर नॉलेज एंड यूजिंग इट एज बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन न्यू कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, जांच आधारित कक्षा में बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो उसको उनका जो वो अपने ज्ञान का यूज़ कर रहे होंगे, जब कोई चीज़ की जाँच कर रहे होंगे, जो उन्होंने पहले से ही उनकी नॉलेज है कहीं ना कहीं उसी के आधार पर, तो वो क्या करेंगे, चीज़ों की जांच कर रहे होंगे, तो वो ऐसी ही कक्षा है वहाँ पर। तो टीचर क्या करेगा, उनका जो पूर्व का ज्ञान है, जब वो चीज़ें कर रहे हैं उसका आकलन करेगा, उसका असेसमेंट करेगा, और उसी के आधार पर वो क्या करेगा, नए कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि बच्चों का लेवल ऐसा है, और फिर वो उसी तरीके से क्या करेगा, नए कॉन्सेप्ट को बताएगा। तो बिल्कुल टीचर ऐसा करेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ए पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। आस्क क्वेश्चन दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। बिल्कुल, इंक्वायरी सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो तर्क संगत चिंतन कौशल वहाँ पर दिखाएं। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में कौन से क्वेश्चन आते हैं, ओपन एंडेड, जहाँ पर बच्चे सोचते हैं, मल्टीपल आंसर बच्चे वहाँ पर देते हैं। तो जब बच्चे सोचेंगे तो तभी तो चीज़ों की वो जाँच कर पाएंगे। तो इंक्वायरी सेंटर्ड क्लासरूम में ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तो बी पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, और जब बी पॉइंट पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। आप या तो आपका पहला ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। गिव मिनिमम वेट टाइम व्हेन क्वेश्चन कम अप। किसी प्रश्न के उठने पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय देना चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। जब ये यहाँ पर गलत है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, D। अब देखिए, इसको समझिए। जब एक क्वेश्चन बना क्लास में तो उसमें मिनिमम टाइम दिया और टीचर आगे बढ़ गया, तो बच्चे वहाँ पर अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे आंसर सोच रहे हों, तो उनको अगर टाइम दिया जाता तो वो बच्चे भी अपने आइडियाज़ जो है वहाँ पर प्रेजेंट कर पाते। तो हमें मिनिमम वेट टाइम नहीं देना चाहिए, एक कुछ टाइम जो है वहाँ पर रखना चाहिए जब कोई प्रश्न जो है कक्षा में उठता है। इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। लिसन एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ स्टूडेंट मिसकंसेप्शन। विद्यार्थियों की जो भ्रांतियाँ हैं उनको सुनेंगे और उनमें अवगत होंगे। आपको पता चलेगा अच्छा बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को लेकर मिसकंसेप्शन है, तो आपके माइंड में आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करेंगे, आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब वो जांच कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हो सकता है वो गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके जो मिसकंसेप्शन वहाँ पर निकल आ रहे हैं, तो आपको अवेयर रहना है उनके मिसकंसेप्शन के थ्रू कि अच्छा इस बच्चे को ऐसे मिसकंसेप्शन है, उनकी जो भ्रांतियाँ उनको भी आप सुनेंगे। तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, टीचर को करना चाहिए। तो A, B, D जो है वो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 फॉर अपर प्राइमरी स्टेज साइंस कैरिकुलम। तो हमें जो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है उसके रिगार्डिंग आंसर चुनना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान की पाठ्यचर्या है उसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कौन से उसकी अनुशंसाएं नहीं हैं। तो निगेटिव पॉइंट हमें अपने आंसर में चुन रहे हैं। रिलेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट टू द रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन सिचुएशन, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। विज्ञान के संप्रत्यों को वास्तविक जीवन अनुभवों
उसे जोड़ना, तो हमें निगेटिव बताना था। तो ये तो भैया पॉजिटिव पॉइंट है। और साइंस या सीडीपी में ओवरऑल पेडागोजी में यही कहा गया है कि बच्चों को जो आसपास की सिचुएशन है उनसे जोड़ते हुए चीज़ों को समझाना चाहिए, और साइंस में तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गिविंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, देखिए ये एनसीएफ में नहीं दिया गया है कि सूचनाएं, परिभाषाएं, व्याख्यान सीधे देना, पहले एक्टिविटी कराना चाहिए। वर्तमान ज्ञान जो है उनको समझते हुए कॉन्सेप्ट तक लेकर जाना चाहिए, ना कि उनको डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह देनी चाहिए। तो बी हमारा निगेटिव हो गया। उसके बाद क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, देखिए यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, विद्यार्थियों के लिए ऐसी स्थिति सर्जित करना जिसमें वे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म सृजनात्मकता अप्रोच होती है, उसमें टीचर का ज्ञान बच्चों तक नहीं जाता। उसमें क्या होता है, ऐसी स्थितियाँ आसपास ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें बच्चे ज्ञान करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमें तो निगेटिव बताने थे ना, तो ये ए और सी। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सही पढ़ा, समझा भी सही, लेकिन यहाँ आते हुए उनके माइंड में आ जाएगा कि हमें पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहे हैं, ए और सी जो है पॉजिटिव पॉइंट है। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड को यहाँ पर आंसर कर देंगे। जबकि और फिर वो बाद में देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा, अरे मैंने तो सोचा भी ये था, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तो ऐसी सिचुएशन हमारे एग्जाम में होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट नहीं पूछ रहा था, अगर पॉजिटिव पूछता तो आंसर होता ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी, लेकिन उसने निगेटिव पूछा है। तो बी और डी जो है वो यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है। डूइंग एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अवॉइडिंग टेक्स्ट बुक एज मच एज पॉसिबल, पाठ्य पुस्तकों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा होता तो पाठ्य पुस्तक बनाई क्यों गई हैं। तो इस वजह से डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा, और बी और डी जो है ये रिकमेंडेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा रियल में आंसर होगा। और इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।